हेलो बच्चों, हम लोग गांव और शहर पाठ पढ़ रहे हैं जिसमें गांव और शहर दोनों एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं। तो जब शहर अपनी ही तारीफ़ों के पुल बांधता हुआ चला जाता है तो गांव उससे कहता है कि यह सच है कि लोगों को जीवन की आवश्यक वस्तुओं को सुलभ कराने में हम दोनों का योगदान रहता है। और बिल्कुल सही बात कही गांव ने कि जो जीवन की आवश्यक वस्तुएं होती हैं, मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वे गांव और शहर दोनों की वस्तुएं होती हैं, दोनों का ही योगदान रहता है। जैसे गांव से हमें प्राकृतिक चीज़ें जैसे सब्जी, दूध, दही, घी, अनाज आदि चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन शहर से बनी वस्तुओं के, शहर के कारखानों में जो वस्तुएं बनती हैं उनका भी योगदान रहता है, उनकी भी आवश्यकता होती है हमें। जैसे चीनी है, चाय, साबुन, इस तरह की चीज़ें जो हैं वह शहर से बने कारखानों से ही प्राप्त होती हैं। तो हमारा जीवन गांव और शहर दोनों से बनी वस्तुओं पर निर्भर होता है, दोनों ही का ही योगदान रहता है। गांव कहता है मैं अनाज, फल, दूध, घी, लकड़ी आदि देता हूँ, तो हर दिन काम में आने वाली अन्य वस्तुओं की आपूर्ति तुम करते हो। आपूर्ति मतलब होता है पूरा करना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सप्लाई। तो वो सारी चीज़ें शहर से बने हुए कारखानों से आती हैं। इस प्रकार हम दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, पूरक हैं। पूरक मतलब पूर्णता प्रदान करने वाला, कि कोई अकेला सारी वस्तुओं की पूर्ति नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें गांव से मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें शहरों से मिल जाती हैं। तो इस प्रकार दोनों के सहयोग से लोगों का जीवन सुखमय हो जाता है। हमारे निरंतर विकास से अलग अलग गाँव और शहरों का ही नहीं, संपूर्ण भारत का स्वरूप बदलता जा रहा है, कि दोनों का ही विकास हो रहा है। इसीलिए वो जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं तो उससे गांव की जीवन शैली ही नहीं बदली है, शहरों की भी बदली है और पूरे भारत देश की बदली है। तो ऐसा नहीं है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। शहर गांव से कहता है कुछ भी हो, गांव के लोग अब भी पिछड़े हुए हैं, ना उनके पास विचार हैं, ना उन्नत की नई योजनाएं। तो शहर वाला गांव वालों की हीनता को प्रकट करते हुए कहता है कि कितना भी गांव का विकास हो जाए, लेकिन गांव के लोगों के अंदर अभी भी उच्च विचारों का समावेश नहीं है। वे लोग अभी छोटी सोच रखते हैं क्योंकि वे बाहर की दुनिया से दूर होते हैं। तो गांव कहता है अरे भाई, देश को एक से बढ़कर एक कवि, लेखक, कलाकार, सामाजिक नेता, देशभक्त, समाज सेवक संघ गाँव ने ही दिए हैं। गांव से ही बड़े बड़े लेखक, कवि, सामाजिक नेता, देशभक्त आदि बाहर आते हैं निकल करके। तो अगर उनके पास ऊंचे विचार ना होते, उनके पास नई योजनाएं ना होती, तो वे देश कैसे चला रहे होते। गांव के लोग ही अगर विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इसका मतलब कि उनकी सोच बड़ी होती है। तो ऐसा नहीं, हम किसी को छोटा नहीं कह सकते, किसी को नीचा नहीं दिखाया जा सकता। गांव के नर्तक और लोक गायक भारत की संस्कृति की पताका विदेशों में फहरा रहे हैं। नर्तक मतलब नृत्य करने वाले, और लोक गायक मतलब कि गीत गाने वाले, लोक गीतों को गाने वाले। तो ये लोग भारत की संस्कृति की पताका मतलब विदेशों में भी जाकर जब नृत्य करते हैं या गीत गाते हैं तो भारत की गरिमा बढ़ती है, लोग भारत का नाम रोशन करते हैं। तो इस तरह से भारत की संस्कृति की पताका मतलब होता है ध्वज। जैसे कोई विजयी होता है तो उसका ध्वज लहराता है, वैसे जो भारतीय गायक और नर्तक हैं वे विदेशों में जाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। और तुम हो कि गांव को पिछड़ा हुआ कहते हो, तुम्हारे गगनचुंबी भवन उन्हीं के अनपढ़ हाथों से बनाए गए हैं। गगनचुंबी मतलब, गगन मतलब होता है आकाश, चुंबी मतलब चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे। कि शहरों में जो इतने ऊंचे ऊंचे भवन बनते हैं, इतनी इमारतें बनती हैं, ये गांव वालों के ही हाथों से बनाई गई होती हैं। तो खदानों से खनिज संपदा उन्होंने ही निकाली है। खदान जब खुदाई करके खनिज संपदा निकलती, खनिज संपदा मतलब डीजल, पेट्रोल या विभिन्न धातुएं, जैसे सोना जैसी धातु भी धरती के नीचे से खुदाई से प्राप्त होती है। तो इसके लिए मेहनत कौन करता है? गांव के ही मजदूर करते हैं। तो इसलिए उनको छोटा नहीं कहा जा सकता। देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान ग्रामीणों का होता है। तुम्हारे कल कारखाने उन्हीं के बलबूते चल रहे हैं। बलबूते मतलब कि उनके सहयोग से ही, कि कारखानों में अगर ग्रामीण मजदूर आकर काम ना करें तो फिर कारखाने नहीं चल सकते। इसलिए उनको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तुम्हारी सड़कों पर बसें भी वही चला रहे हैं। पुलिस और सेना उन्हीं के बल पर देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की बागडोर
संभाले हुए। बागडोर मतलब कमान, नेतृत्व। तो जो पुलिसकर्मी होते हैं वो भी गांव से आते हैं, या बसों के ड्राइवर। तो इस तरह से कभी भी हमें ग्रामीणों को पीछे नहीं समझना चाहिए, उनको छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां ग्रामीणों ने ही संभाली हुई हैं। ना भाई ना, इतने कृतज्ञ मत बनो। कृतज्ञ मतलब होता है किए गए उपकार को ना मानने वाला। तो गांव कहता है शहर से कि तुम्हारे ऊपर भी ग्रामीणों के बहुत से उपकार हैं, तो उन उपकारों को मानो, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। कृतज्ञ ना बनो कि कोई अगर कुछ हमारे साथ अच्छा करता है तो उस उपकार को हम भूल जाएं। शहर, वैसे दशा गांव की भी सुधर रही है। इससे हम दोनों के बीच अंतर घटता जा रहा है। किसके किसके बीच? गांव और शहर के बीच। सच्चाई तो यह है कि बहुत समय पहले मैं भी एक गांव था, और धीरे धीरे बढ़ने से मेरा आज का यह रूप बन गया है। क्योंकि जो आज के विकसित शहर हैं वे भी पहले गांव ही हुआ करते थे। तो इसलिए गांव जो है वह शहर का बड़ा भाई होता है, वहीं से जो है शहर का विकास होता है, तो कभी भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। हम दोनों की प्रगति से ही राष्ट्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रशस्त मतलब मजबूत। मेरी उन्नति तुम्हारी उन्नति से जुड़ी है, वैसे भी तुम मेरे बड़े भाई हो। तो शहर भी गांव की महानता को स्वीकार करता है और कहता है कि जब हम दोनों का विकास होगा तभी देश की उन्नति होगी। देश की उन्नति का मार्ग जो है मजबूत होगा, इसलिए हम दोनों में आपसी सहयोग बहुत ही आवश्यक है। गांव, यह हुई बात भैया, हम दोनों सदा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं। तो गांव कहता है यह हुई बात, मतलब अब तुमने सही बात कही है। अब तक तो तुम अपने ही बड़ाई करते जा रहे थे, लेकिन अब ये सच्चाई की बात तुमने कही है कि हम दोनों के आपसी सहयोग से ही देश की उन्नति हो सकती है। मेरी परिश्रमशीलता बनी रहे और तुम्हारी कार्यकुशलता और वैज्ञानिक दृष्टि, कि गांव वाले इसी प्रकार परिश्रमशील बने रहें, परिश्रम करने से ना घबराएं, और जो शहर वाले हैं वे कार्य कुशल रहें और उनकी वैज्ञानिक दृष्टि मतलब नित्य नई नई चीज़ों का आविष्कार करने की जो दृष्टि है उसकी तरफ वे आगे बढ़ते रहें। तुम भी बने रहो, मैं भी बना रहूं, जियो और जीने दो, यही तो समाजवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे मतलब सभी, भवन्तु मतलब हुए, सुखिनः मतलब सुखी। कि हमारे अंदर यह भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं ही आगे बढ़ूं, बल्कि यह भाव होना चाहिए कि सभी लोग सुखी हों, सभी उन्नति करें। अच्छा भाई, मैं भी चला खेतों की सैर करने और तुम संभालो अपने कारखानों को। बस एक अंतिम प्रार्थना है कि पश्चिम की चटक मटक की नकल में भटक मत जाना और प्रकृति की चकाचौंध में मुझे भूल मत जाना। याद रखना, भारत की यातना गाँव में ही निवास करती है। तो फिर गांव कहता है कि ठीक है, अब मैं अपने खेतों की सैर करने जा रहा हूँ और तुम भी जाओ अपने कारखानों को संभालो, लेकिन एक बात मेरी याद रखना कि जो है बड़े भाई तुमने माना है, तो बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें यह सीख देता हूँ कि पश्चिम की चटक मटक की नकल में, मतलब पश्चिम मतलब होता है कि जो हम अंग्रेज़ी सभ्यता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर, तो उसकी क्योंकि वो चीज़ें जो होती हैं अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, तो उनकी तरफ आकर्षित होकर के अपने देश के विकास को मत भूलना, देश की उन्नति को मत भूल जाना, अपनी भारतीय संस्कृति को बनाए रखना और हमको मत भूलना, मतलब गांव को भी मत भूलना। हम दोनों एक साथ रहकर ही देश की उन्नति कर सकते हैं। यह बात याद रखना कि भारत की आत्मा जो होती है वो गाँव में निवास करती है। भारत को गाँव का देश कहा जाता है, तो क्योंकि भारत की अधिकांश जनता 70% जनता गाँव में निवास करती है और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, तो इसलिए उनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए और आपसी सहयोग से ही देश को संवारा जा सकता है, देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस पाठ में लेखक जगमोहन सिंह ने गांव और शहर के बीच सामंजस्य बनाए रखने का संदेश दिया है कि हमें किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, बल्कि आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की उन्नति में सहयोग देना चाहिए।